हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग के डिफरेंट फ्लेवर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं या आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ, तो उसे हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 10, तो जो ये वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ मैं x में वो क्या है 10 क्या हो गया, हमारा एक इंटीजर हो गया, यानी कि x में मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। पाइथन में 14 डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। आगे हम डीपली एक एक डेटा टाइप को स्टडी करेंगे कि क्या क्या होता है उसमें। तो फर्स्ट होता है हमारा इंट। इंट मतलब इंटीजर। अगर आप में से किसी ने C++, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो आपको पता होगा कि इंट क्या होता है। इंटीजर मतलब कोई भी होल नंबर हमारा विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, उसको हम अपना इंटीजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 90, तो a क्या 90 क्या हो गया हमारा, ये एक इंटीजर हो गया हमारा। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता कि ये इंटीजर ही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है टाइप। टाइप फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या यूज करा है a, तो अगर मुझे ये जानना है कि a का क्या डेटा टाइप है, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा, उसने क्या दे दिया, क्लास इंट। इंट यानी कि इंटीजर वैल्यू स्टोर है। फ्रेंड्स, आपने जैसे कि अभी देखा कि पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना कितना आसान होता है। सिर्फ हम अपना इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं टाइप, और अपने वेरिएबल का नाम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का डेटा है वो। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इतनी इजीली हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बता सकते हैं जितनी आसानी से हम पाइथन में बता सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, मैं कितना भी बड़ा नंबर ले सकती हूँ, तो ये तब भी प्रिंट कर देगा। अब बात आती है कि ये वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम क्या करते थे, एड्रेस फाइंड करते थे। एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता था हमें, बेसिकली कि हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ता था, पॉइंटर वैल्यू से हम उसका जानते थे कि क्या डेटा टाइप है, वो भी उसके साइज के थ्रू। बट पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि एड्रेस क्या होता है। एड्रेस का मतलब होता है, जैसे कि हम सब एक अपने अपने घरों में रहते हैं, हम सबका एक हाउस एड्रेस होता है, वैसे ही किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होता है। अब मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल अगर लिख रही हूँ, उसका कोई तो एड्रेस होगा, कहीं तो जाके वो स्टोर होगा ताकि मैं उसको दोबारा यूज कर सकूँ, तो उसको हम अपना एड्रेस बोलते हैं। एड्रेस जानने के लिए हम सिर्फ लिखते हैं ID और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, तो ये हमें क्या दे देता है, इसका एड्रेस दे देता है कि ये किस टाइप का, ये कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज मतलब जो पॉइंट में हम वैल्यूज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90.56, ये क्या हो गया, डेसिमल वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है। हम इसका भी टाइप चेक कर सकते हैं।
ये क्या देगा हमें, फ्लोट। फ्लोट यानी कि डेसिमल। अब इसमें हम कितना भी बड़ा डेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे C++ में डबल होता था, पाइथन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है डबल का, सिर्फ फ्लोट होता है हमारा। अब नेक्स्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। आप सब ने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो पढ़े ही होंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप होता है जो कि हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। जो भी हमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस यूज़ करनी होती है उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रिप्रेजेंट होता है जैसे, इसे हम क्या बोलते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ हम जे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर जे के अलावा मैं कोई भी अपना और वेरिएबल यूज़ करूँगी तो वो मुझे एरर दे देगा। जैसे कि आई यूज़ करा, आई ही यूजुअली हम अपने मैथ्स में यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम ऐसा आई यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमें इसका भी टाइप चेक करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है हमारा बूल। बूल यानी कि बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जो ट्रू होता है उसका टी हमें कैपिटल लिखना होता है। रीजन मीन क्योंकि ये मेरा क्या है, एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है। जो कीवर्ड या फिर रिजर्व्ड वर्ड होता है वो सिर्फ ट्रू, फॉल्स और नन, ये तीनों ही हमारे फर्स्ट लेटर इसका क्या होता है, कैपिटल होता है। अगर मैं स्मॉल लिखूंगी तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर दिया इसने मुझे, नेम एरर, ट्रू इज नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि जिसे हम बोलते हैं कोई नेम, कोई वर्ड, सिंगल अल्फाबेट भी हमारा स्ट्रिंग होता है इसमें, और कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इसको भी हम क्या बोलते हैं, अपना स्ट्रिंग बोलते हैं। पाइथन में कैरेक्टर नाम का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। इसमें सिर्फ स्ट्रिंग का ही एक कंसेप्ट होता है हमारा। अगर हम देखें तो स्ट्रिंग को हम पाइथन में 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल कोट्स में भी हम लिख सकते हैं। अगर आपने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो सिंगल कोट्स में सिर्फ हम एक अपना अल्फ़ाबेट लिख सकते थे, एक कैरेक्टर लिख सकते थे, बट पाइथन में एज सच कुछ नहीं है। नेक्स्ट होता है हमारा डबल कोट्स। अब जो थर्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो होता है ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स पाइथन में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, ये और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। ट्रिपल कोट्स का फायदा ये होता है कि मैं मल्टीपल लाइंस में लिख सकती हूँ विदाउट एनी एरर। देखिए मैंने मल्टीपल लाइंस में लिखा बट कोई एरर नहीं आया। अगर मैं डबल कोट्स में लिखती मल्टीपल लाइंस में तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, इसने मुझे क्या एरर दिया, सिंटेक्स एरर, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं डबल कोट्स यूज कर रही थी और मैंने विदाउट डबल कोट्स क्लोज करे अपनी एक न्यू लाइन स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट आते हैं हम बाइट्स पे। बाइट्स और नेक्स्ट है हमारा बाइट एरे। बाइट्स और बाइट एरे ग्रुप ऑफ बाइट्स वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है।
अब नेक्स्ट होता है रेंज। रेंज जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, रेंज ऑफ नंबर्स, मतलब कि कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज हम रेंज में अपनी स्टोर करवा सकते हैं। इसमें हमेशा एक पैटर्न फॉलो होगा, जैसे कि 0 1 2 3 4। हम इसमें कोई भी रैंडम नंबर्स नहीं ले सकते हैं रेंज में, या फिर इसमें पर्टिकुलर कुछ स्किप वैल्यूज होंगी, जैसे कि 2 4 6 8, यानी कि एक प्रॉपर गैप है इसमें, तो उसके लिए भी हम अपना रेंज यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यूज। जैसे कि C++ जावा में एरेज होते हैं, उसी टाइप से हमारी लिस्ट होती है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करवाते हैं। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये हमें देगा लिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा टपल। टपल भी कहीं ना कहीं हमारे लिस्ट की तरह होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है लिस्ट से। वो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिस्ट और टपल में एज सच क्या डिफरेंस होता है हमारा। अभी हम देखते हैं टपल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये हम राउंड ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेट पे। सेट का क्या मतलब होता है कि इसमें भी हम लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट विदाउट डुप्लीकेशन। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, लिस्ट में मैंने डुप्लीकेट वैल्यू ली थी 67 और अगेन 67, और आउटपुट में इसने दोनों बार ही 67 को प्रिंट करा था। बट सेट में ऐसा नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, सेट में इंडेक्स वैल्यू भी नहीं होती है, मतलब कि ये जंबल फॉर्म में आउटपुट आता है। मैं जिस सीरीज में अपनी वैल्यूज लिख रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट भी उसी फॉर्म में आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं, 90 दो बार है हमारा। अब अगर मैं अपना S1 प्रिंट करूंगी तो आप देख रहे होंगे कि एक तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, और जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज अपनी टाइप करी थी, आउटपुट उस ऑर्डर में नहीं है। यही होता है हमारे सेट में। अब नेक्स्ट होता है हमारा फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट को हम नॉर्मली एज सच रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फ्रोजन सेट का बेसिकली क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को फ्रीज कर देना, मतलब कि सेट को फ्रीज कर देना, ताकि आगे उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। फ्रोजन सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल में फ्रोजन सेट की वैल्यू हमें स्टोर करनी होती है। अगर मैं अब S2 प्रिंट करूंगी तो इसने मुझे क्या दिया, फ्रोजन सेट। अब इसी फॉर्म में इसकी वैल्यू स्टोर हो चुकी है S2 की। और अगर हम S1 दोबारा देखते हैं, ये डिफरेंस है। फ्रोजन सेट में क्या होता है, फ्रोजन सेट हमारा नेम लिखा हुआ आता है और सेट में एज सच कुछ भी नहीं आता। अब नेक्स्ट है हमारा डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी तो जैसे कि एक नॉर्मल हम सब पढ़ते ही हैं। डिक्शनरी में क्या होता है, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, वैसे ही इसमें भी होता है की एंड वैल्यू, यानी कि हर की एक अपनी ही वैल्यू होगी। जैसे कि C++ में आपने देखा होगा कि इंडेक्स वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है, वैसे ही की कभी रिपीट नहीं हो सकता है। की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो आइए देखते हैं हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंगल कोट में पहले मैंने अपना की लिखा, देन कॉलन, देन अपनी वैल्यू लिखी।
देन नेक्स्ट की, देन वैल्यू। अगर मैं अब S2 को रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, की एंड देन उसकी वैल्यू दे रहा है। फ्रेंड्स, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप होता है। हालांकि सारे ही डेटा टाइप्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बट डिक्शनरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स होता है हमारा। अब लास्ट है हमारा नन। नन मतलब नल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यानी कि एम्प्टी, कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो सकती है। नन मैंने टाइप किया, अगर मैं अब भी प्रिंट करूंगी तो ये नल है, कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डेटा टाइप समझ में आए होंगे कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पाइथन में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट से, यानी कि इंटीजर वैल्यू से। इंटीजर वैल्यूज एक्चुअल में क्या होती हैं, जैसे कि अभी आप सबने देखा ही कि इंटीजर वैल्यूज हमारी क्या होती हैं। इसका हम यहाँ से टाइप भी देख सकते हैं। अब किस किस वे में हम अपने इंटीजर वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने C++, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी होगी तो आपको पता होगा कि अगर मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मुझे कितना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट है हमारा डेसिमल। डेसिमल में बेस क्या होता है हमारा 0 to 9, यानी कि 0 to 9 के बीच में ही जो भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपना डेसिमल। बाय डिफॉल्ट इंटीजर डेसिमल फॉर्म में ही होता है, 0 to 9 के बीच में ही नंबर्स होते हैं हमारे सारे। देखिए सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, डेसिमल फॉर्म में ही होते हैं। अब बारी आती है बाइनरी की। बाइनरी जिसका बेस क्या होता है 2 बेस, यानी कि 0 and 1, सिर्फ 0 और 1 हो सकता है। बट इसको रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका होता है पाइथन में। पहले मुझे लिखना पड़ता है 0 देन b, देन ही मैं अपना यहाँ पे बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और जो इसका आउटपुट आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आता है। देखो कितना आसान है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर मैं विदाउट 0b लिखे अपना कोई भी बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये भी एक मेरा डेसिमल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 0b, फ्रेंड्स b आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0b देन 1011, तो अब ये क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट कर देगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे, जिसका बेस होता है 8, यानी कि 0 to 7 के बीच में जो हमारे नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर्स बोलते हैं। ऑक्टल नंबर्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले लिखते हैं 0 देन O, देन अब मैं अपना नंबर लिखती हूँ, सॉरी 0 to 7 होता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने जैसे ही 0 के साथ 7 से बड़ा नंबर लिख दिया 8, उसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्या एरर दिया, इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टलिटरल, मतलब ऑक्टल नंबर्स में 8 की कोई जगह
नहीं होती है। अब इसमें भी यही चीज़ होती है कि आप कैपिटल ओ भी लिख सकते हैं, स्मॉल ओ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो लास्ट है हमारा, इसमें वो होता है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बेस 16 होता है। अब इसमें नंबर्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट होते हैं 0 to 9, देन उसके बाद होते हैं A to F, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल a to स्मॉल f, ये भी हमारे नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0x से। मैंने यहाँ लिखा फेस। देखिए फेस क्या हुआ हमारा, ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स में से ही आ रहा है, तो इसलिए इसने मुझे क्या दे दिया, नंबर दे दिया। मैं यहाँ पर भी कैपिटल X भी लिख सकती थी, तो भी ये मुझे एक नंबर आउटपुट में रिटर्न कर देगा। फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना, जो भी आउटपुट आता है वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही आता है आउटपुट। ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन प्रोग्रामिंग में फिक्स है कि चाहे आप कोई बाइनरी नंबर लिखें, हेक्साडेसिमल नंबर लिखें, उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस कन्वर्जन्स। बेस कन्वर्जन्स का मतलब होता है बेसिकली कि मैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा एक नंबर लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में, मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 10, अब मुझे इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने क्या देखा कि बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी हम अपना नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, हम अपना फंक्शन यूज़ करेंगे बिन, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपना वेरिएबल का नेम टाइप। तो हो गया ये कन्वर्ट बाइनरी नंबर बाइनरी फॉर्म में। देखा फ्रेंड्स कितना आसान है पाइथन में डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना या बाइनरी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऐसे ही हम सिंपली बिन लिख के भी अपना नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। अगर मैं अपने ऑक्टल नंबर को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। उससे पहले बस मुझे लिखना पड़ेगा 0O फिर अपना नंबर। देखिए हो गया कन्वर्ट। ऐसे ही मैं बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सिंपली मैं लिखूंगी बिन देन 0x देन, देखिए हो गया कन्वर्ट। अब ऐसे ही हम डेसिमल टू ऑक्टल नंबर भी कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 677। अब मुझे इसे क्या करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, OCT ऑक्टल नंबर के लिए मैं अपना फंक्शन लिखूंगी, देन मैं अपना वेरिएबल नेम लिख दूंगी। तो इसने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही मैं सिंपली इसमें कोई भी अपना बाइनरी नंबर भी कन्वर्ट करवा सकती हूँ। ऐसे ही मैं कोई भी अपना हेक्साडेसिमल नंबर भी कन्वर्ट करवा सकती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम कन्वर्जन्स अपनी कैसे करते हैं। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं हेक्स HEX, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने
फ्लोट डेटा टाइप पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, हमारे कितने टाइप से हम अपने इंटीजर्स नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कैसे डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, किसी भी और अपने डेसिमल वैल्यूज़ में, ऑक्टल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने फ्लोट पे। फ्लोट जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि क्या होता है। फ्लोट यानी कि जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है, यानी कि पॉइंट में जो भी हम अपना नंबर लिखते हैं। अब ये तो नॉर्मल हो गया हमारा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना एक हेक्साडेसिमल नंबर, इसने मुझे क्या दे दिया, इनवैलिड सिंटेक्स। ये मुझे सिंपली क्या दे देगा कि एक इनवैलिड सिंटेक्स है। क्यों? क्योंकि जो भी मेरे हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर्स होते हैं या ऑक्टल नंबर्स होते हैं, पाइथन में हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, यानी कि पॉइंट फॉर्म में हम फ्लोट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।